इजरायली सेना ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि यमन की तरफ से इजरायल की ओर एक मिसाइल दागी गई, जिससे कई इलाकों में सायरन बजे उठे। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि यमन से इजरायली क्षेत्र में मिसाइल दागी गई है। सेना ने एक बयान में कहा कि प्रतिक्रिया में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया और इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि यमन की तरफ से इजरायल की ओर एक मिसाइल दागी गई, जिससे कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत रिएक्ट करते हुए मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। साथ ही नागरिकों को गृह होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। हूती विद्रोहियों को इजरायल की चेतावनी। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने गाजा के समर्थन में हमले जारी रखे तो उन पर नौसैनिक और हवाई नाकाबंदी लगाई जा सकती है। बता दें आपको, इस हमले से पहले हूती ने एक दिन पहले यमन की राजधानी सना में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। हजारों की संख्या में यमनी नागरिकों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह मेगा रैली ईरान समर्थित हूती ग्रुप के आह्वान पर आयोजित की गई थी, जो फिलहाल यमन के वेस्टर्न और नॉर्थर्न रीजन को कंट्रोल करता है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीनी झंडे, बैनरों पर लिखा था इजराइल टेररिस्ट और स्टॉप अमेरिकन सपोर्ट और गाजा विल रिजेक्ट। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रैली में हर उम्र के लोग शामिल थे, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जो पूरी भावनात्मक ताकत के साथ गाजा के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे। हूती लीडर्स ने रैली में कहा, गाजा में हो रहा हर ब्लास्ट सिर्फ फिलिस्तीनियों को नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर रहा है। बता दें आपको, अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद से हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा या तो इंटरसेप्ट कर लिया गया या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इन हमलों से लाल सागर में वैश्विक शिपिंग मार्गों में भारी बाधा उत्पन्न हुई है। इजरायल ने इन हमलों के जवाब में यमन में कई बार जवाबी हमले भी किए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर हूतियों ने इजरायल पर हमला किया है, यानी कि मिसाइल दागी है, उससे इजरायल दावा कर रहा है कि हवा में ही मार गिराया है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर हूतियों ने इजरायल पर हमला किया है, उससे साफ है कि यह युद्ध नहीं थमने वाला और अब आगे स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तालिबान को सत्ता संभाले 4 साल हो गए। दुनिया भर के देश अब भी सोच में डूबे हैं कि अफगानिस्तान की इस नई हकीकत को माने या फिर नहीं। लेकिन अब रूस ने वह कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। जी हां, रूस बना है दुनिया का पहला देश जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है। 3 जुलाई 2025 को मॉस्को में अफगान दूतावास पर तालिबान का झंडा फहराया गया और तालिबान के नए राजदूत गुल हसन हसन ने अपने पद की आधिकारिक शुरुआत भी की। यह घटना जितनी प्रतीकात्मक है, उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक भी है। क्या है रूस की सोच? रूसी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को यथार्थवादी कूटनीति कहा है। रूस अब तालिबान के साथ मिलकर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ड्रग्स के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि और ट्रांसपोर्ट में सहयोग बढ़ाना चाहता है। मॉस्को को लगता है कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने के बजाय उससे संवाद और साझेदारी बेहतर विकल्प है, खासकर तब जब वहां अब पश्चिमी सेनाएं नहीं हैं। तालिबान की प्रतिक्रिया क्या रही? तालिबान ने रूस के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि अब समय आ गया है जब बाकी देश भी इस रास्ते पर चलें और अफगान जनता को उनकी वैध सरकार के रूप में स्वीकार करें। तालिबान को उम्मीद है कि अब चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और मध्य एशियाई देश भी जल्द ही औपचारिक मान्यता दे देंगे। फैसले पर भारत कहां खड़ा है? भारत की प्रतिक्रिया अब तक संयमित और कूटनीतिक रही है।
विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर रूस के फैसले की आलोचना या फिर समर्थन नहीं किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि भारत यह जरूर दोहराता रहा है कि अफगानिस्तान में स्थायित्व तभी संभव है जब वहां एक समावेशी सरकार हो जो महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे। भारत पहले भी काबुल में अपने तकनीकी मिशन और मानवीय सहायता के जरिए संपर्क बनाए हुए है, लेकिन अब तालिबान को औपचारिक मान्यता देने का दबाव उस पर भी है, खासकर तब तक जब रूस जैसा रणनीतिक साझेदार यह कदम उठा चुका है। भारत तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे मदद करता रहा है। अमेरिका का कड़ा विरोध। अमेरिका ने रूस की आलोचना करते हुए कहा है कि जब तक तालिबान महिलाओं को शिक्षा और कामकाज का अधिकार नहीं देता, प्रेस की आजादी सुनिश्चित नहीं करता और आतंकवादी संगठनों से संबंध नहीं तोड़ता, उसे मान्यता देना एक गलत उदाहरण होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि रूस का यह कदम अफगानिस्तान में लोकतंत्र की उम्मीदों को झटका देगा और कट्टरपंथ को मान्यता देगा। साफ है कि अमेरिका रूस के इस फैसले को राजनीतिक स्टंट की तरह देख रहा है, जिसका मकसद पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देना है। चीन की चुप्पी लेकिन दिलचस्प गणना। चीन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन वह लंबे समय से तालिबान के साथ बैक चैनल बातचीत करता रहा है। उसकी नजरें अफगानिस्तान की दुर्लभ खनिज संपदा पर भी है और साथ ही वो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तालिबान अफगान जमीन का इस्तेमाल शिनजियांग में उइगर अलगाववादियों को समर्थन देने में न करे। अब जब रूस ने मान्यता दे दी है तो चीन पर भी वैश्विक दबाव और रणनीतिक दांव बढ़ेगा। क्या अब डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा? बड़ा सवाल यही है, क्या रूस के बाद बाकी देश भी तालिबान को मान्यता देंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि एक जियोपॉलिटिकल टेस्टिंग मोमेंट है। अगर भारत, चीन, ईरान, तुर्की और मध्य एशियाई देश तालिबान से हाथ मिलाते हैं तो अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता बहाल हो सकती है, लेकिन अगर पश्चिमी देश प्रतिबंध, दबाव और अलगाव की नीति पर कायम रहते हैं तो रूस की यह पहल एक अकेली आवाज बनकर रह जाएगी। अब बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर भी है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान से चिढ़ता आया है। हालांकि कुछ दिनों पहले चीन ने इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या होता है।